क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक छोटी सी बोट में समंदर में सफर कर रहे हो और कश्ती का इंजन खराब होने की वजह से लगभग 1.5 साल तक समंदर के पानियों में बहते रहे, और वो भी इस हालत में कि आपके पास खाने को एक नवाला और पानी की एक घूंट तक ना हो। ऐसे हालात में जिंदा बचने का चांस 0.001% होता है और हर गुजरते दिन के साथ मौत यकीनी हो जाती है। शायद इस पर यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन हकीकत में ऐसा हो चुका है। मछलियां पकड़ने वाला जो सिल्वाडोर अल्वरेंगा नामी एक शख्स 2 या 4 मंथ नहीं बल्कि पूरे 14 महीनों तक अपनी छोटी सी बोट में समंदर के पानियों में भटकता रहा, लेकिन फिर भी जिंदा बच निकलने में कामयाब रहा। लेकिन कैसे? इस बात ने मेडिकल एक्सपर्ट्स को भी चकरा कर रख दिया, क्योंकि समंदर में एक इंसान का छोटी सी कश्ती में जिंदा रहना, वो भी 1.5 साल तक, तकरीबन नामुमकिन बात है। लेकिन उन्होंने ये कैसे मुमकिन बनाया? ये एक इंतहाई दिलचस्प स्टोरी है। कहते हैं कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है, लेकिन जो सिल्वाडोर का हादसाती तौर पर भटकने के बाद 438 दिन तक समंदर में सरवाइव करने का ऐसा रिकॉर्ड है जिसे कोई जानबूझकर भी नहीं तोड़ना चाहेगा। जो सिल्वाडोर एक माहिर कश्तीरान और मछेरा था। समंदर से मछलियां पकड़कर बेचना ही उसकी रोजी रोटी का जरिया था। 17 नवंबर 2012 के दिन जब वो और उसका एक साथी मछलियां पकड़ने वाली अपनी छोटी सी कश्ती में कोस्ट एजोल से रवाना हुए, तो उनके पास ये इत्तला पहले से मौजूद थी कि इन दिनों समंदर में शदीद तूफान का खतरा है। लेकिन उनका ख्याल था कि वो ज्यादा गहरे समंदर में नहीं जाएंगे और सिर्फ 30 घंटे समंदर में गुजार कर वापस आ जाएंगे, क्योंकि इस दौरान वो इतनी मछलियां जरूर पकड़ लेते जो उनके एक हफ्ते के गुजारे के लिए काफी होती। उनकी कश्ती बहुत छोटी थी, जिसमें कोई बहुत ज्यादा आलात नहीं थे, ना कोई केबिन था और ना ही उस पर छत थी। उसकी कुल लंबाई तकरीबन 7 मीटर के आसपास थी। इसमें एक छोटी सी मोटर थी और मछलियां ताजा रखने के लिए एक रेफ्रिजरेटर था। कुल मिलाकर बात ये है कि ये बोट ज्यादा दिन समंदर में रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी थी। जब वो समंदर में 120 किलोमीटर अंदर आ गए और काफी मछलियां पकड़ चुके, तो तूफान ने उन्हें घेर लिया। वो तो ये सोचकर आए थे कि तूफान अभी बहुत दूर है, लेकिन तूफान उनकी सोच से भी पहले उन्हें हिट कर चुका था। बारिश का पानी बोट को डुबो सकता था, इसीलिए उन्होंने बोट को हल्का करने के लिए उसमें मौजूद हर चीज उठाकर समंदर में फेंकना शुरू कर दी। उस वक्त तक वो 500 पाउंड यानी 226 किलो के लगभग मछलियां पकड़ चुके थे। उन्होंने वो सब मछलियां और सामान भी समंदर में फेंक दिया ताकि बोट हल्की हो और वो जल्द से जल्द साहिल तक पहुंच जाएं। उन्होंने उसी वक्त वापसी का सफर शुरू कर दिया, लेकिन तूफान उन्हें वापसी की इजाजत देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। किसी न किसी तरह वो सफर करते रहे और अगले दिन सुबह को वो साहिल से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर थे। उन्हें मेक्सिको के पहाड़ साफ दिखाई दे रहे थे। करीब था कि वो सही सलामत वापस पहुंच जाते, लेकिन उन पर एक नई मुसीबत टूट पड़ी। हुआ ये कि बोट का फ्यूल खत्म हो गया और बोट की मोटर ने जवाब दे दिया। बगैर मोटर, चप्पों और बादबान के किसी भी बोट का साहिल तक पहुंचना इम्पॉसिबल होता है। अब वो मुकम्मल तौर पर तेज हवा के रहमो करम पर थे, जो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पैसिफिक समंदर की तरफ धकेल रही थी। उनकी कश्ती में मौजूद रेडियो अभी भी काम कर रहा था, जिसकी मदद से वो अपने बॉस से राब्ता में थे और मुसलसल खुले समंदर में अपने पोजीशन की निशानदही कर रहे थे। उन्होंने SOS कॉल दी, जिसका मतलब होता है कि आकर हमारी जान बचाएं। बॉस ने उन्हें तसल्ली दी कि वो उन्हें लेने आ रहे हैं, लेकिन उनकी किस्मत में समंदर में गुम हो जाना ही लिखा था। चुनांचे उनकी रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई। ये भी कहा जाता है कि समुद्री लहरों का पानी बार बार लगने की वजह से रेडियो की बैटरी डेड हुई। बहरहाल वजह जो भी हो, अब सूरत हाल ये थी कि उनका राब्ता बाहर की दुनिया से कट चुका था। अब वो थे, उनकी छोटी सी कश्ती थी और पैसिफिक ओशन का बेरहम समंदर। आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि पैसिफिक ओशन पूरी दुनिया का 1/3% है। इसमें कई जजीरे ऐसे हैं जहां किसी इंसान का वजूद नहीं पाया जाता। अगर खुदा न खास्ता आप पैसिफिक ओशन में गुम हो जाएं, तो इस बात की पॉसिबिलिटी ना होने के बराबर है कि किसी इंसान को आप कभी देख पाएंगे। ऐसा नहीं था कि उन्हें तलाश करने की कोशिश नहीं की गई। उनके बॉस ने कई बार रेस्क्यू मिशन भेजे, लेकिन उन्हें तलाश करना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। रेस्क्यू टीमों को बार बार नाकामी
کمی کا سامنا کرنا پڑا تو تھک ہار کر ان کی تلاش بند کر دی گئی۔ تیز طوفانی ہوائیں انہیں لگاتار 5 دن تک سمندر میں دھکیلتی رہی۔ جب طوفان کچھ تھما تب تک وہ ساحل سے 450 کلومیٹر دور آ چکے تھے۔ سمندر کے جس حصے میں وہ لوگ موجود تھے وہاں سے شپنگ کا بھی کوئی روٹ نہیں تھا، یعنی وہاں سے بحری جہاز بھی نہیں گزرتے تھے۔ جوس سلواڈور کے اپنے بیان کے مطابق 1.5 سال میں صرف ایک بار ایسا ہوا کہ وہاں سے ایک شپ گزرا۔ اس نے ہاتھ ہلایا، آوازیں دی، لیکن کسی وجہ سے وہ اسے نہیں دیکھ پائے اور وہ جہاز وہاں سے گزر گیا۔ اس کے بعد سے اسے 438 دن کے دوران کوئی جہاز نظر نہیں آیا۔ ان کے بچنے کے امکانات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتے جا رہے تھے۔ کشتی پر موجود خوراک بھی اب ختم ہو چکی تھی۔ اپنے آبائی ملک ایل سلواڈور میں جوز نے سیکھا تھا کہ مچھلی کو بغیر کانٹے کے صرف ہاتھوں سے کیسے پکڑا جا سکتا ہے، اور پیسیفک اوشن کی گہرائیوں میں مچھلی اس کے ہاتھوں سے پھسل جاتی تھی اور انگلیوں میں اسے مچھلی کو پھنسانا پڑتا تھا۔ مگر کچھ مچھلیوں کو پکڑنا کافی نہیں تھا، ان کے جسم کو پانی اور پروٹین کی ضرورت تھی۔ سورج کی تیز دھوپ ان کے جسموں کو جلا دیتی تھی اور ریفریجریٹر کے پیچھے چھپ کر کچھ بچت ہوتی تھی۔ وہ سمندر سے بنا کسی اوزار کے چھوٹی مچھلیاں پکڑتے یا پھر ان پرندوں کا شکار کرتے جو ان کی کشتی پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ جوس سلواڈور کے اپنے بیان کے مطابق انہوں نے سمندر میں تیرنے والی پلاسٹک کی بوتلیں اکٹھی کی جن میں وہ بارش کا پانی جمع کرتے تھے۔ ایک لمبا عرصہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مجبوراً کچھووں کا خون پینا پڑا جو وہ سمندر سے پکڑتے تھے۔ ان کے پاس سوائے سونے اور مچھلیاں پکڑنے کے کوئی کام نہیں تھا۔ کبھی بارش ہوتی تھی، کبھی نہیں۔ اسی طرح کبھی ان کے ہاتھ مچھلیاں لگ جاتی اور کبھی نہیں۔ کبھی وہ بیبی شارک کو پکڑ لیتے تو ہفتوں تک اسی کو کھاتے۔ جو سلواڈور کے بیان کے مطابق 4 ماہ اسی طرح گزارنے کے بعد اس کا دوست سخت مایوس ہو چکا تھا۔ کچی مچھلی اور کھانے کی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگا اور اس نے یہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ جو سلواڈور کے بیان کے مطابق اسی حالت میں اس کے ساتھی کی موت ہو گئی کیونکہ اس نے کھانا پینا مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ 2 دن بعد جب لاش سے بدبو آنے لگی تو اس نے لاش کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، لیکن مرنے والے رشتہ داروں کے بیان کے حساب سے سلواڈور نے ایسا نہیں کیا تھا بلکہ اس نے اپنے ساتھی کو کھایا تھا۔ 8 ماہ اسی طرح گزر چکے تھے اور وہ تقریباً 8000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور اس نے جو شرٹ پہنی ہوئی تھی وہ بھی چیتھڑا بن چکی تھی۔ 30 جنوری 2014 کو اس نے کشتی کے پاس ناریل تیرتے ہوئے دیکھے اور کچھ پرندے دیکھے جو اس کی کشتی پر منڈلا رہے تھے۔ مرچنٹ نیوی کی زبان میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ اگر سمندر میں آپ کو کہیں پرندے نظر آنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ قریب ہی کہیں زمین موجود ہے۔ ٹھیک اسی طرح اسے بھی اندازہ ہو گیا کہ اب خشکی قریب ہی ہے۔ ڈائریکشن کا اندازہ کر کے اس نے کوشش کی تو اسے جزیرہ نظر آ گیا۔ اس نے پوری قوت سے خشکی کی جانب بڑھنا شروع کر دیا، لیکن اس میں بھی اسے آدھا دن لگ گیا۔ جیسے ہی وہ زمین کے قریب پہنچا تو اس نے کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ جزیرے پر پہنچ کر اسے ایک گھر نظر آیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ اس گھر میں رہنے والے لوگ جب باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں چاقو لیے اسپینش زبان میں اونچا اونچا چیخ رہا ہے۔ اس کے بال اور داڑھی بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب 438 دن بعد مسٹر الورنگا کو زندہ پایا گیا۔ 1.5 سال میں یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی انسان سے مل رہا تھا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے اس نے 11,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس بستی میں کوئی بھی اسپینش زبان نہیں جانتا تھا، تو ہاتھوں کے اشاروں سے ایک دوسرے سے بات کی۔ جوز کو پانی دیا گیا جس کو پی کر اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے میئر کے آفس میں کانٹیکٹ کیا اور اسے ایک بڑی شپنگ بوٹ میں بٹھا کر مارشل آئلینڈ کے سب سے بڑے ہسپتال میں پہنچایا گیا۔ پھٹے پرانے کپڑوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ جب جوز بوٹ سے باہر نکلا تو اس کا سامنا کیمروں اور نیوز رپورٹر سے ہوا۔ جب جوز الورنگا سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ بول رہے ہیں کہ سمندر میں 14 مہینے گزارے ہیں تو اس کا اسٹیمیٹ آپ نے کیسے لگایا؟ اس کا جواب الورنگا کے پاس بالکل سمپل تھا۔ اس نے کہا کہ میں لونر سائیکل کو کاؤنٹ کیا کرتا تھا، یعنی میں چاند کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کرتا تھا، اور جب اسے
रेस्क्यू किया गया तो उस वक्त 14th लूनर साइकिल चल रहा था। जब सिल्वाडोर अल्वेरिंगा दुनिया के सामने आया तो ये बात पूरी दुनिया में वायरल हो गई। किसी को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। उससे सख्त सवालात पूछे गए, यहाँ तक के मेडिकल एक्सपर्ट्स की एक टीम बिठा दी गई कि आप हमें ये बता दें कि ऐसा किस तरह मुमकिन हो सकता है कि एक शख्स 438 दिन तक मछलियाँ और कछुए खाकर बारिश का पानी पीकर कैसे जिंदा रह सकता है। लेकिन मेडिकल टीम ने कहा कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। हॉस्पिटल में कुछ दिन गुजारने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, जहाँ से वो अपनी फैमिली के पास पहुँच गए। दोस्तों, जहाँ ये कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है, वहीं पर इस कहानी का एक कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट भी है। जो सिल्वाडोर पर ये इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपने साथी एजिकल कोर्डोबा की मौत के बाद उसकी लाश को खाया था। अगरचे अल्वेरिंगा ने हमेशा इस इल्जाम को सख्ती से डिनाई किया। उनका कहना है कि कोर्डोबा दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सके थे और कुछ ही हफ्तों में शदीद भूख और बीमारी से मर गए। मिस्टर अल्वेरिंगा के बयान के मुताबिक कोर्डोबा ने मरते वक्त उससे वादा लिया था कि उनकी लाश को खाने की कोशिश नहीं करेंगे और अल्वेरिंगा ने यही किया। उनका कहना है कि 2 दिन तक कश्ती में रखने के बाद उन्होंने लाश को समुद्र में बहा दिया था। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कोर्डोबा के खानदान का कहना है कि उन्हें अल्वेरिंगा की कहानी पर शक है। उनका ख्याल है कि इतने शदीद हालात में शायद अल्वेरिंगा ने अपनी जान बचाने के लिए कोर्डोबा की लाश खाई हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अल्वेरिंगा वाकई सच बोल रहे हैं। यहाँ एक अहम बात जहन में रखना बहुत जरूरी है। ऐसे हालात में जहाँ खुराक और पानी की शदीद कमी हो, इंसान के फैसले और इखलाकियात बदल सकते हैं। माहिरीन कहते हैं कि इंतहाई भूख के आलम में इंसान ऐसी चीजें करने पर मजबूर हो सकता है जो आम हालात में वो करने का सोच भी नहीं सकता। हिस्ट्री में भी कई ऐसे इंसिडेंट मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर 1972 में यूरुग्वाई की एक रग्बी टीम का तैयारा एंडीज के पहाड़ों में गिरकर तबाह हो गया था और बच जाने वालों ने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही साथियों की लाशें खानी पड़ी थी। मिस्टर अल्वेरिंगा की कहानी में भी कुछ लोग मानते हैं कि भूख की इंतहाई एक्सट्रीम हालत में उनसे भी ऐसी हरकत हो सकती है। जबकि सिल्वाडोर अल्वेरिंगा अपनी किताब में इस इल्जाम का ये जवाब देते हैं कि वो जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर इस कदर कमजोर हो चुके थे कि उनके लिए ये मुमकिन ही नहीं था कि वो अपने साथी की लाश को खाने की कोशिश करें। अगरचे अल्वेरिंगा इस बात से हमेशा इनकार करते रहे हैं, लेकिन जब ऐसे गैर मामूली वाकयात पेश आते हैं तो सच और झूठ के दरमियान फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर तब जब कहानी सुनाने वाला जिंदा बच जाने वाला अकेला शख्स हो। इस मामले में अल्वेरिंगा की कहानी उनकी जाती सच्चाई है, लेकिन इसके साथ हमेशा शक की गुंजाइश भी बाकी रहती है। जब मौत इंसान के सामने हो तो वो किस हद तक जा सकता है, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। आप क्या समझते हैं, क्या सिल्वाडोर अल्वेरिंगा ने सच में अपने साथी को खाया था या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।